ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। शेखर और विक्रम जा ही रहे थे अपनी मंजिल की ओर और रात के वक्त ड्राइविंग करना कितना ज़्यादा खतरनाक था इस बात की उन्होंने परवाह ज़रा भी नहीं की थी, क्योंकि वो जिस रास्ते से जा रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा बदनाम रास्ता था। लोगों का मानना था कि वो जो रास्ता है वो प्रेतबाधित है, यानी कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वहाँ नॉर्मल है। कई ऐसी बातें थी वहाँ के बारे में कि उस रास्ते से कोई भी रात के वक्त गुजरता है तो उसके साथ अच्छा नहीं होता, वो गायब हो जाता है या फिर जब वो उस रास्ते से गुजर के वापस बाहर आता है तो उसकी हालत देखने लायक नहीं बचती। कहते हैं कि वो जो रास्ता है वो सुनसान रास्ता एक जंगल के बीचों बीच से होके गुजरता है, इसलिए वो रास्ता दिखने में भी रात के वक्त इतना ज़्यादा खतरनाक लगता है कि पूछो ही मत। उसके आसपास जंगल ही जंगल है। इसी बात से लेकर कई लोग उस रास्ते से जाने से घबराते थे, लेकिन शेखर और विक्रम इस बात से बिल्कुल भी नहीं डरते थे, क्योंकि उन्हें भूत प्रेतों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो रास्ता काफ़ी अच्छा शॉर्टकट था उनकी मंजिल तक जल्दी पहुंचने के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने इन बातों पे यकीन नहीं किया और उस रास्ते पे चलते हुए जा रहे थे। गाड़ी काफ़ी अच्छी स्पीड में चल रही थी। तभी अचानक से उन्होंने ध्यान दिया कि ड्राइविंग में प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ी स्मूथ नहीं चल रही है और फिर वो गाड़ी चलते 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 स्लो होने लगी और स्लो डाउन होते ही वो गाड़ी अचानक से रुकी। विक्रम उस वक्त ड्राइविंग कर रहा था और शेखर पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ था, क्योंकि उसे नींद आ रही थी। वो रिलैक्स होने के लिए अपने पैरों को फैला के वहाँ पर लेटा हुआ था। शेखर ने पूछा कि क्या हो गया, गाड़ी क्यों रुक गई, जिसके जवाब में विक्रम ने कहा कि मैं देखता हूँ। और ये कहकर विक्रम बाहर निकला। उसने गाड़ी को चेक किया तो इंजन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था, क्योंकि वो सुबह से ड्राइविंग कर रहे थे और उन्होंने गाड़ी को रेस्ट बिल्कुल भी नहीं दिया था, जिसकी वजह से इंजन गर्म हो गया था। और फिर उसने गाड़ी को वापस से स्टार्ट करने की कोशिश की तो जैसा कि नॉर्मल होता है गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि इंजन काफ़ी ज़्यादा गर्म था। शेखर ने कहा कि थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, शायद ठंडा होने के बाद गाड़ी चल जाए। वो दोनों इंतज़ार करने लगे। ऐसे ही 15-20 मिनट हो गए। वो दोनों उसी सुनसान जंगल के बीच वाले रास्ते पे पड़े हुए थे अपनी गाड़ी में। इधर उधर की बातें करते करते अचानक से विक्रम ने कहा कि अबे भाई, मैं ज़रा हल्का होके आता हूँ, तो यहीं बैठा रहे, मैं अभी आता हूँ। शेखर ने कहा ठीक है भाई, जल्दी आ, मैं यहीं पर बैठा हूँ। विक्रम टॉयलेट करने के लिए उस जंगल की एक झाड़ी में चला गया और जब वो झाड़ी में गया तब शेखर उसी गाड़ी में बैठ के अपने मोबाइल को यूज़ कर रहा था। थोड़ा वक्त बीता, 5 से 10 मिनट हो गए और विक्रम नहीं आया। ये देखकर शेखर को थोड़ी चिंता हुई और शेखर ने विक्रम को आवाज़ लगाई और जिसका कोई जवाब नहीं आया। फिर शेखर गाड़ी से बाहर उतरा और उस दिशा में गया जहाँ पर विक्रम गया था। तभी अचानक से उसे विक्रम की चीख सुनाई दी और चीख की आवाज़ सुनते ही वो जंगल के अंदर भागने ही वाला था। तभी अचानक से वो गाड़ी की तरफ मुड़ कर आया और उसने गाड़ी में रखी हुई रिवॉल्वर को निकाल लिया। रिवॉल्वर पूरी लोडेड थी। लोडेड रिवॉल्वर के साथ वो निकल गया, क्योंकि उसे पता था कि जानवर हो सकता है इस जंगल में और कुछ चोर लुटेरे भी हो सकते हैं। तो समझदारी इसी में है कि अपनी सेफ्टी के लिए गन को ले लिया जाए। और रिवॉल्वर को लेने के बाद वो जंगल में उस दिशा में भागने लगा जहाँ से विक्रम की चीख सुनाई दी थी, लेकिन उसे आसपास कुछ भी नहीं दिखाई दिया। जंगल का माहौल इतना डरावना था कि वहाँ के पेड़ देखने पे ऐसा लग रहे थे जैसे अगले ही पल वो जिंदा हो जाएंगे और शेखर को खाने के लिए दौड़ पड़ेंगे। इतने अंधेरे जंगल में अगर कोई सहारा था शेखर का तो उसका फ़ोन। उसने उस फ़ोन से विक्रम को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा विक्रम का। ये देखकर शेखर को और भी ज़्यादा चिंता हो गई और वो आसपास देखने लगा और उसने कॉल करना बंद नहीं किया, कॉल करता रहा। तभी अचानक से कॉल की रिंग बजी। विक्रम का फ़ोन रिंग हो रहा था। शेखर ये सब देखकर थोड़ा सा खुश हुआ। उसे लगा कि विक्रम आसपास ही है। विक्रम की टोन का पीछा करता हुआ शेखर वहाँ तक पहुँचा और उसने देखा कि फ़ोन ज़मीन पे पड़ा हुआ है। और अगर विक्रम का फ़ोन यहाँ पड़ा है तो विक्रम कहाँ है? अब शेखर को काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगी थी
और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रम गया कहाँ। वो जंगल के ज़्यादा अंदर तो आया नहीं होगा, तो वो इतनी अंदर पहुँच कैसे गया। वो हो ना हो यहीं कहीं होगा। शेखर काफ़ी देर तक उसे ढूंढता है, लेकिन उसे कोई भी सुराग नहीं मिलता। शेखर फिर वापस से गाड़ी की तरफ आने की सोचता है, और वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो रास्ता भूल गया था। उसे हर जगह एक जैसी दिख रही थी। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो कहाँ से आया है। हर तरफ पेड़, हर तरफ अंधेरा, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये है कि शेखर अब उस जंगल में भटक गया है। शेखर अपनी किस्मत को कोस रहा था, और उससे ज़्यादा उसे टेंशन हो रही थी विक्रम की कि आखिर उसका दोस्त गया कहाँ। तभी शेखर के दिमाग में एक बात आई, और वो बात याद आते ही उसका दिमाग ठंडा हो गया। उसने कहा कि अबे यार, मैं भी फालतू में ही टेंशन ले रहा हूँ। अभी इतने बार मैंने विक्रम के फ़ोन पे कॉल किया, और अब मेरे दिमाग में इतनी सी बात नहीं आई कि मैं किसी और को हेल्प के लिए कॉल कर लूँ। मैं भी ना, सही कहते हैं, टेंशन में इंसान कुछ भी सोचने लगता है। और ये कहकर ही शेखर ने मदद बुलाने के लिए अपने फ़ोन को ऑन किया, और जैसे ही उसने फ़ोन ऑन किया तो उसकी आंखें और चौड़ी हो गई। उसके माथे से पसीना झरने की तरह बहने लगा, क्योंकि वहाँ नेटवर्क बंद थे। वहाँ पर मोबाइल की नेटवर्क सर्विसेज थी ही नहीं। ये देखकर अब शेखर की हालत और ख़राब हो गई, और उसे संभलने का मौका मिले उससे पहले ही उसके पास की एक झाड़ी से कुछ हलचल सी आवाज़ आई, जैसे उस झाड़ी में कुछ हो। शेखर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। उसे लगा कि कोई जंगली जानवर है और वो उसे नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए शेखर ने उसी झाड़ी में एक फायरिंग कर दी। और शेखर ने देखा कि उस झाड़ी में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक चूहा था जो कि उस झाड़ी से निकल के अपने बिल में घुस गया। ये देखकर शेखर को थोड़ा सा सुकून मिला, लेकिन अब उसकी टेंशन और भी बढ़ गई थी, क्योंकि बंदूक चलने की आवाज़ से आसपास के जंगली जानवरों को पता चल गया होगा कि शेखर उस जंगल में है। और अगर उन्होंने शेखर को ढूंढ लिया तो हो सकता है शेखर की जान को खतरा हो जाए। और उससे ज़्यादा डरावनी बात तो ये थी कि विक्रम का तो कुछ पता ही नहीं लग रहा था कि विक्रम किसी जंगली जानवर का शिकार तो नहीं बन गया, उसे किसी जंगली जानवर ने तो नहीं पकड़ लिया। यही सब सोचता हुआ शेखर इधर उधर घूमता रहा। कई घंटे ऐसे ही पागलों की तरह भटकने के बाद भी उसे कोई भी सुराग नहीं मिला। जब शेखर निराश हो गया तभी अचानक से एक जगह से फिर से चीखने की आवाज़ आई, और वो चीखने की आवाज़ विक्रम की ही थी। विक्रम की चीख की आवाज़ सुन के वो वापस से उसी दिशा में भागा, और शेखर ने जो देखा उसे देखकर उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि विक्रम एक पेड़ से लटका हुआ है। ये देखकर शेखर की आंखें और चौड़ी हो गई, और वो भागता हुआ विक्रम के पास गया और उसने कहा कि अबे इतनी, ये क्या हो गया, ये किसने किया तेरे साथ? वे तू यहाँ रुक, मैं तुझे अभी उतारता हूँ। विक्रम कुछ बोलने की हालत में नहीं था, वो शेखर को सिर्फ घूरे जा रहा था। शेखर जैसे तैसे उस पेड़ के ऊपर चढ़ा। पेड़ काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था, लेकिन शेखर ने काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद विक्रम को आज़ाद किया, और उसने विक्रम से कहा, अबे सुन, इस डाली पे पैर रख लियो, ठीक है, ये डाली मजबूत है, और आराम आराम से नीचे उतरियो, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, हो सकता है हम गिर जाएं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखियो, ठीक है। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया, और फिर शेखर ने भी सोचा कि शायद विक्रम को थोड़ा सदमा लग गया है, इसलिए वो कुछ बोलचाल नहीं कर रहा, और उसने विक्रम को आज़ाद किया। लेकिन विक्रम ने उस डाली पे पैर रखा ही नहीं जहां शेखर ने उसे पैर रखने के लिए कहा था। वो सीधा नीचे जाके धड़ाम से गिरा, और उसके माथे से खून बहने लगा। ये देखकर शेखर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और जल्दी जल्दी पेड़ से नीचे उतरा, और उसने कहा कि अबे अबे ये क्या किया तूने? अबे मैंने तेरे को कहा था ना कि इस वाली टहनी पे पैर रख के नीचे उतरना है, धीरे धीरे। अबे बेवकूफ़, कितना खून बह रहा है तेरा। अबे मैं क्या करूँ, मैं बोलना, कुछ क्या हो गया तेरे साथ, क्या कर रहा है? इतना सब बोलने के बावजूद भी विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया, और वो शेखर को घूरता रहा। और अचानक से वो खड़ा हुआ, ऐसे खड़ा हुआ जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे विक्रम बिल्कुल ठीक है। उसके माथे से खून बह रहा था, और इतना ज़्यादा खून बह रहा था कि देखने वाला खौफ से वहीं बेहोश हो जाए।
लेकिन विक्रम ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, उसे जख्म लगा ही ना हो, उसे दर्द महसूस हो ही ना रहा हो। विक्रम खड़ा हुआ और उसने शेखर के पास आके उसके कान में कहा कि काफी बहादुर हो, अपने दोस्त को बचाने के लिए यहाँ तक आ गए, लेकिन कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा यहाँ तक आना बेकार हो गया। बेचारा शेखर। शेखर के पास कोई जवाब था ही नहीं कि वो इस बात का क्या जवाब दे। आखिर विक्रम ऐसी अजीब सी आवाज़ में ये सब बोल क्या रहा है। शेखर को कुछ भी ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ रहा था, लेकिन इतना पल्ले ज़रूर पड़ गया था कि वो अब खतरे में है। विक्रम के सर से खून बह रहा था और उसने शेखर का गला पकड़ा और उस गले को दबाने लगा पूरी जान लगा के। शेखर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। और उसने घबराहट में ही विक्रम के ऊपर गन तान दी और गन तानते ही विक्रम बोला कि भाई 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 ये तू क्या कर रहा है? भाई भाई तू मुझे मारेगा? अपने 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 दोस्त को मारेगा? हाँ, अपने दोस्त को मारेगा? मार मार, अपने दोस्त को मारेगा ना तू? हाँ मार, मुझे बचाने के लिए तू आया था ना यहाँ, और अब तू मुझे ही मार रहा है? मार दे, मार अपने दोस्त को, है हिम्मत तुझमें, मार। शेखर के हाथ में रखी हुई गन अपने आप नीचे झुक गई और जैसे ही गन नीचे झुकी विक्रम ने वापस से शेखर से कहा कि तुम्हारे इन खिलौनों का कोई फायदा नहीं है, मरना तो तुम्हें पड़ेगा और मैं तुम्हें मारूंगी। शेखर अब इतना ज़्यादा घबरा गया था कि वो उल्टे पांव भागने लगा और भागते भागते वो देख ही नहीं रहा था कि वो किस दिशा में भाग रहा है। उसे बस इतना समझ आ रहा था कि उसे बस भागना है और इतना भागना है कि वो इस जंगल से बाहर निकले और जल्दी से जल्दी मदद लेकर आए ताकि उसके दोस्त विक्रम की जान बचे। लेकिन यहाँ पर तो विक्रम ही शेखर की जान का दुश्मन बना बैठा है। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? और शेखर जितना भी घबराया था, जितना भी डरा था तो इंसान ही। भागते भागते उसकी सांसें फूलने लगी और वो एक जगह पेड़ के नीचे हांफने लगा। तभी अचानक से उसने जो देखा उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसने देखा कि विक्रम पेड़ों से लटकता लटकता शेखर का पीछा कर रहा है और इतना भयानक मंजर देखकर शेखर और भी ज़्यादा घबरा गया और चिल्लाता हुआ वापस से भागने लगा। और विक्रम एक अजीब सी आवाज़ के साथ शेखर का पीछा कर रहा था। बच के जाएगा। शेखर भागता भागता एक जगह गिर गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन वो आवाज़ उसके कानों में फिर भी गूंज रही थी। वो ज़मीन पे पड़ा हुआ था, वो भागना चाहता था लेकिन अब उसका शरीर उसका साथ छोड़ गया था। वो इतना थक गया था कि उसका शरीर साथ ही नहीं दे रहा था दौड़ने के लिए और शेखर के कानों में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी। शेखर की आंखें खुली तो उसने सामने एक लड़की को देखा। वो लड़की शेखर को देख रही थी और वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। और उस लड़की को देखने के बाद शेखर आसपास देखने लगा। वो अभी भी उसी काले अंधेरे डरावने जंगल में पड़ा हुआ था और वो डरता हुआ, घबराता हुआ, हकलाता हुआ कहने लगा कि तुम कौन हो? मैं अभी भी यहाँ फंस गया हूँ। मेरा दोस्त कहाँ गया? तुम यहीं कहाँ हो? कहाँ से हो तुम? शेखर इतना ज़्यादा घबरा गया था कि उससे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। और उसे लड़की ने बताया कि वो इस जंगल में कैंपिंग के लिए आई है। उसने बताया कि वो एक पैरानॉर्मल रिसर्चर है और इसी वजह से उसने कई बार यहाँ जंगल के बारे में कुछ अजीबो गरीब बातें सुनी थी और उन्हीं बातों का पता लगाने के लिए वो इस जंगल में आई है।
शेखर ये सारी बातें सुन के और भी ज़्यादा घबरा गया और उसने कहा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। तुम्हारे पास गाड़ी है? तुम्हें पता है तुम्हें पता है यहाँ से उस रास्ते तक जाने का रास्ता क्या है? मेरी गाड़ी वहाँ बाहर खड़ी है, जल्दी जल्दी, मेरे दोस्त की जान खतरे में है, मुझे उसे बचाना है, जल्दी जल्दी तुम मुझे ले चलो। जिसके जवाब में उस लड़की ने कहा कि वो भी अब यहाँ भटक गई है, क्योंकि वो आई तो यहाँ रिसर्च के लिए, लेकिन यहाँ के अजीबोगरीब माहौल में वो भी भटक गई। उसका कंपास यहाँ काम नहीं कर रहा, वो बार बार गोल गोल घूमे जा रहा है, जिसकी वजह से डायरेक्शन उसे पता नहीं लग पा रही है। शेखर ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और उसने कहा कि नाम क्या है तुम्हारा, और तुम्हें डर नहीं लगता इतनी रात को इस जंगल में आई हो? मेरी तो हालत ख़राब हो गई, मैं तो कभी किसी जंगल में कदम तक नहीं रखूँगा, बस यहाँ से निकल जाऊँ एक बार, मेरा दोस्त मुझे सही सलामत मिल जाए। उस लड़की ने हंसते हुए कहा कि उसे डर नहीं लगता, उसने कई बार ऐसी चीज़ों का सामना किया है। शेखर को अब थोड़ी हिम्मत मिली थी कि अब वो अकेला नहीं है, उसके साथ कोई ऐसा है जो उसका अकेलापन दूर करेगा। उसकी घबराहट थोड़ी कम हुई, उसे लग रहा था कि वो लड़की उसके दोस्त को ढूंढने में उसकी मदद करेगी। यही सब सोच के शेखर उठा और अपने दोस्त को ढूंढने के लिए फिर से भटकने लगा। साथ में वो लड़की भी शेखर के साथ थी और वो दोनों आपस में एक दूसरे के बारे में बातचीत करे जा रहे थे। वो दोनों अपने बारे में एक दूसरे को बता रहे थे और ऐसे ही बातचीत करते करते वो एक झोपड़ी के पास पहुंच गए और वो झोपड़ी काफ़ी ज़्यादा पुरानी लग रही थी। उस झोपड़ी को देख के शेखर को यकीन नहीं हुआ और उसने उस लड़की से पूछा, अरे ये मेरी आंखें धोखा खा रही हैं कि तुम्हें भी वही दिख रहा है? वहाँ सामने एक पुरानी सी झोपड़ी है, लेकिन इस बेकार से डरावने जंगल में कौन रहेगा ये झोपड़ी लगा के? उस लड़की ने कहा कि अभी हमें झोपड़ी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्या पता वहाँ अंदर कोई हो जो उनकी मदद कर सके। और ये बात सुनते ही शेखर के अंदर पता नहीं कहाँ से ताकत आ गई। वो भागता हुआ उस झोपड़ी के पास गया और चिल्लाने लगा, कोई है हमारी मदद के लिए, हमें मदद चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से वो झोपड़ी खाली थी, उस झोपड़ी में कोई भी नहीं था और शेखर की एक लास्ट उम्मीद भी टूट गई। शेखर वापस से उस लड़की के पास गया और उसने कहा कि झोपड़ी खाली है, चलो कहीं और ढूंढते हैं। जिसके जवाब में उस लड़की ने कहा कि शायद तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं, हमें ये कम से कम झोपड़ी तो मिल गई है, इससे घने काले अंधेरे जंगल में रहने से अच्छा हम उस झोपड़ी में ही रात बिता लेते हैं। सुबह जैसे ही होगी हम तुम्हारे दोस्त को ढूंढ लेंगे और मैं दुआ करूँगी कि वो ठीक हो, उसे कुछ हुआ ना हो। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमारे मोबाइल्स जाम है, यहाँ पर नेटवर्क सिग्नल्स बंद है, यहाँ पर हम उन्हें चाह के भी नहीं ढूंढ सकते तुम्हारे दोस्त को। इसलिए देखो मेरी बात मानो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें बड़ा प्यारा है, लेकिन अभी सिचुएशन के हिसाब से यही ठीक रहेगा कि हम इस झोपड़ी में ही रहें और जंगली जानवरों से सेफ रहें। उस लड़की की ये बात सुन के शेखर ने उस झोपड़ी में जाने के लिए हाँ कर दी और वो उस झोपड़ी में गए। वो झोपड़ी तो बहुत पुरानी थी लेकिन रहने लायक थी। वो उस झोपड़ी के अंदर बैठ गए। वहाँ शेखर अपने मोबाइल के टॉर्च से झोपड़ी में देखने लगा कि वहाँ कुछ काम का है कि नहीं है और उन्हें एक झोपड़ी के कोने में एक मोमबत्ती मिल गई। शेखर के पॉकेट में एक लाइटर था और उस लाइटर से उन्होंने वो मोमबत्ती जलाई ताकि उस झोपड़ी में थोड़ा उजाला हो और वो उजाला करने से वहाँ थोड़ा कम डरावना माहौल बना, लेकिन डरावना माहौल अभी भी था। वो दोनों बैठे हुए थे। शेखर चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उन आंसू को देखते हुए उस लड़की ने कहा कि तुम ठीक तो हो? जिसके जवाब में शेखर ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू ये साफ साफ बता रहे थे कि वो ठीक नहीं है। और उसने कहा कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरे को अपने दोस्त की बहुत चिंता हो रही है। वो कैसा होगा, वो मेरे को तो बस बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। वो बुरे ख्याल मुझे चैन से रहने नहीं दे रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कैसे माफ़ करूंगा अपने आप को? कभी अपने आप से कैसे नज़रें मिलाऊंगा कि मैं अपने एक
लौते दोस्त को बचा नहीं पाया। वो मुझे नहीं पता वो सब क्या था जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। और उस लड़की ने टोकते हुए कहा कि क्या तुमने देखा? और फिर शेखर ने उसे सारी बातें बताई। उसने बताया कि वो अपने दोस्त को एक पेड़ पे लटका हुआ पाया और जब उसने आज़ाद किया उसे तो ऐसी ऐसी अजीब हरकतें हुई। उसने सारी बातें उस लड़की को बताई और वो लड़की भी घबरा गई और उसने कहा कि तुम श्योर तो हो कि ये सब हुआ है? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि तुम अभी मेंटली फिट हो। इन सब बातों से मुझे लग रहा है कि तुम्हें कुछ विजन्स आए होंगे। मुझे नहीं लगता ये सब रियलिटी में हुआ होगा। जिसके जवाब में शेखर ने कहा कि मुझे नहीं पता वो सब क्या था, वो सब विजन थे या इल्यूजन, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरा दोस्त खतरे में है और उसे मेरी ज़रूरत है और अगर मैं उसे नहीं बचा पाया तो कभी भी मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। और अगर मैंने उसे खो दिया तो मैं उसके माँ बाप को क्या जवाब दूँगा? वो बोझ कि मैंने अपने दोस्त को कभी बचा नहीं पाया, ये बोझ मुझे कभी जीने नहीं देगा। ये बातें सुन के वो लड़की उदास हो गई और उसने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। लेकिन शेखर को भी पता था कि सब कुछ इतनी जल्दी से ठीक नहीं होने वाला, उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उस लड़की ने शेखर से कहा कि कुछ खाओगे? जिसके जवाब में शेखर ने कहा कि मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। और फिर उस लड़की ने अपनी पॉकेट से एक एप्पल निकाला और शेखर को दिया और कहा कि खा लो क्योंकि तुम्हें अभी बहुत ज़रूरत है। तुम ऐसे भूखे रहोगे तो अपने दोस्त को कैसे बचाओगे? ये बात सुनते ही शेखर ने वो एप्पल खाना शुरू कर दिया और उस लड़की के पास एक और एप्पल था और वो उस एप्पल को खाने लगी। लेकिन एप्पल खाते ही शेखर को थोड़ा अजीब लगने लगा। उस एप्पल का स्वाद थोड़ा अलग था, लेकिन उसने सोचा कि शायद एप्पल थोड़ा फ्रेश नहीं है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और वो एप्पल खाता रहा और अचानक से उसे नशा होने लगा और उस नशे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बस चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था और फिर उसने देखा कि वो लड़की शेखर के पास आ रही है, शेखर के कुछ ज़्यादा ही पास आ रही है। उसने शेखर का हाथ पकड़ा और अपनी हदों को पार करने लगी। और जब शेखर ने देखा कि ये सब ज़्यादा हो रहा है तो उसने उस लड़की को रोकते हुए कहा कि ये सब क्या है? ये बकवास तुम क्या कर रही हो? दूर रहो मुझसे। जिसके जवाब में उस लड़की ने कहा कि अरे 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 कैसे दूर रहो? इतने वक्त बाद कोई मिला है जिसे देखकर मेरी प्यास और भी ज्यादा बढ़ गई है। शेखर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो नशे में डूब रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सेब खाने से शेखर अब नशे में हो गया था। उसके चारों तरफ सब कुछ गोल गोल घूम रहा था। उसे सिर्फ इतना दिख रहा था कि वो लड़की अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रही है और उस लड़की ने शेखर के बटनों को ओपन करना शुरू कर दिया। शेखर चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी पावर ख़त्म हो रही थी नशे में। वो हाथ पैर को ठीक से हिला भी नहीं पा रहा था, बस वो चुपचाप पड़ा हुआ था और नशे में ही बड़बड़ाया जा रहा था कि दूर रहो मुझसे, दूर रहो। ये क्या कर रही हो? तुमने मुझे क्या खिला दिया ये? शेखर धीरे धीरे बेहोश हो गया और उसकी जब आंखें खुली तो उसने देखा कि वो अभी भी उस झोपड़ी में पड़ा हुआ है। उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं है और उसने देखा कि वो लड़की बगल में लेटी हुई है और उसके बदन पे भी एक भी कपड़ा नहीं है। ये देखते ही शेखर समझ गया कि बहुत कुछ गलत हो गया है। शेखर ने अपनी गन निकाली और उस लड़की पे गन पॉइंट करके कहा कि ये तुमने क्यों किया? क्यों किया तुमने? मैं शूट कर दूंगा तुम्हें। जिसके जवाब में उस लड़की ने खड़े होकर शेखर के कान में कहा कि अरे मार दो मुझे, मार सको तो।
अरे रे, क्या फायदा ऐसी जवानी का जो किसी जवान लड़की के काम ना आए। शेखर गुस्से में तो बहुत था, उसका खून खौल रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। वो करे भी तो क्या करे, एक लड़की के ऊपर हाथ उठा दे या उस लड़की को शूट कर दे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और ये दोनों चीज़ें गलत थी। शेखर शांत होकर बैठ गया। उसने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि जैसे तैसे सुबह हो जाए तो सबसे पहले वो अपने दोस्त को ढूंढेगा, उसके बाद इस लड़की के ऊपर केस करेगा। लेकिन फिर उसके दिमाग में आया, शेखर को याद आया कि हमारी सोसाइटी का इतना खोखलापन है, हमारी सोसाइटी इतनी खोखली है कि कोई यकीन ही नहीं करेगा कि किसी लड़की ने किसी लड़के के साथ गलत काम किया, किसी लड़की ने किसी लड़के के साथ ज़बरदस्ती की है। कहने के लिए सिर्फ समानता है। ये बात शेखर को याद आई। उल्टा हो सकता है कि शेखर के ऊपर ही वो लड़की केस कर दे, और जाहिर सी बात है, लड़की ने गलत किया हो या फिर नहीं किया हो, फंसना तो लड़के को है। यही समानता है हमारी सोसाइटी की। न जाने कितने होनहार जवान लोगों की ज़िंदगी ऐसे ही गलत झूठे केसेस में फंस जाती है, सिर्फ एक आरोप लगा देने से। ऐसे न जाने कितने लोग। यही सारी बात शेखर को याद आ रही थी और उसे पता चल गया कि इस खोखली सोसाइटी में तो उसे इंसाफ मिलने से रहा। लेकिन यही सब बातें सोचते सोचते उसके दिमाग में आया कि इतनी लंबी रात तो कभी नहीं होती। उसने अपना स्मार्टफोन निकाला तो उसने देखा कि सुबह के 8 बज चुके थे। लेकिन डराने वाली बात तो ये है कि बाहर सूरज निकला ही नहीं था। इतना खौफनाक मंजर देखने के बाद शेखर और भी ज़्यादा घबरा गया और उसने इस बात को समझ लिया कि हालात जितना वो सोच रहा है उससे ज़्यादा बदतर है। वहीं पर वो लड़की अभी भी बिना कपड़ों के सो रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ना ही कोई शर्म, ना ही कोई लिहाज। जैसे शेखर उस झोपड़ी से बाहर जाने की कोशिश करने लगा, तभी अचानक से उसके कानों में एक आवाज़ आई। अगर इस झोपड़ी से बाहर जाने की हिम्मत की तो राख में बदल दूंगी। शेखर ने पीछे मुड़ के देखा तो उसकी आंखें और भी ज़्यादा चौड़ी हो गई। उसने देखा कि वो लड़की शेखर को ही घूरे जा रही थी और उसकी इतनी बात सुन के शेखर थोड़ा घबरा गया और उसने कहा कि कौन हो तुम इंसानी हो ना कि भूत प्रेत हो? ऐसी आवाज़ में कौन बात करता है? जिसके जवाब में उस लड़की ने कहा कि मैं हूँ यक्षिणी। यक्षिणी, 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 यक्षिणी। तेरा दोस्त तो मेरी प्यास नहीं बुझा पाया, लेकिन तूने मेरी प्यास बुझा दी और तुझे अब हमेशा मेरी प्यास को बुझाना पड़ेगा और मेरे साथ रहना पड़ेगा। और मुझे छोड़ के जाने की कोशिश की तो वो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। शेखर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और उसने घबराते हुए बोला कि क्या किया तुमने मेरे दोस्त के साथ? और ये पूछते ही उस लड़की ने एक चुटकी बजाई और उसे एक लड़की के एक हाथ से चुटकी बजाने पे उसके दूसरे हाथ पे शेखर के दोस्त विक्रम का कटा हुआ सर आ गया। ये देखते ही शेखर की रूह कांप गई, उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसने वही उल्टियां करना शुरू कर दिया और वो यक्षिणी हंसने लगी। इतना डरावना मंजर देख के शेखर को समझ आ गया कि अब उसे अपनी जान बचानी है तो उसे उस यक्षिणी की बात माननी होगी। कई दिनों तक शेखर उसी लड़की के साथ रहा, उसकी प्यास को बुझाता रहा और अब शेखर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से कैसे बचे। और ऐसे ही एक वक्त जब वो दोनों एक साथ सो रहे थे तो शेखर ने नाटक करते हुए अपने चेहरे को बहुत ही ज़्यादा उदास बना लिया और उस लड़की ने शेखर से कहा कि क्या हो गया मेरे राजा को? क्या हो गया मेरे राजा को? हाँ, मुझे बताओ क्या चाहिए मेरे राजा को? मेरे को कभी छोड़ के मत जाना, हमेशा मेरे पास रहना। ये बात सुन के शेखर को अब पता चल गया था कि वो यक्षिणी शेखर को पसंद करने लगी और
उसी का फ़ायदा उठाते हुए शेखर ने कहा कि अगर ऐसा होता ना, अगर इतनी चिंता होती मेरी तो मेरी बातें मानती। ऐसे नहीं कि बस अपना काम निकालने के लिए ही बस शेखर शेखर, वरना रहने दो, तुम सिर्फ बातें करती हो, तुम्हें सिर्फ अपनी प्यास बुझाने से मतलब है। यक्षिनी ने यह बात सुनते हुए शेखर से कहा कि अच्छा बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें सब दूंगी, पैसा, शोहरत, क्या चाहिए तुम्हें, जल्दी बताओ। शेखर ने यह बात सुनते ही कहा कि मेरे को अपने मम्मी पापा की याद आ रही है। मेरे मम्मी पापा गांव में रहते हैं और मुझे उनसे मिलना है। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम भी मेरे साथ चलो। और सच बात तो ये है कि अब मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब हम हमेशा साथ रहें। शेखर की ऐसी मीठी बातों में यक्षिनी फंस गई और उसने हाँ कर दिया और वो दोनों शेखर के गांव के लिए निकल पड़े। और शेखर ने देखा कि वो जो अभी तक फंसा हुआ था वो जंगल ही पूरा यक्षिनी का एक महल था। वो पूरी जगह यक्षिनी की थी, वो पूरी जंगल ही यक्षिनी के एक माया जाल का एक हिस्सा था। और उसी जंगल के माया जाल की वजह से वहाँ कोई भी आता था तो वहीं गुम हो जाता था और यक्षिनी का शिकार हो जाता था। लेकिन अब शेखर उस माया जाल से आज़ाद था, बाहर था, और यक्षिनी ने भी शेखर को प्यार करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वो शेखर की हर बात को मानने लगी थी। शेखर मना के उसे अपने गांव तक ले आया और उसे अपने पीछे पीछे चलाने लगा। शेखर का पीछा करती हुई यक्षिनी उसके गांव तक पहुंच तो गई, लेकिन तभी अचानक से उसने देखा। उसे देखकर उसकी आंखें और भी ज़्यादा डर गई। उसने देखा कि शेखर भागता हुआ एक मंदिर की तरफ चला गया और एक मंदिर में घुस गया और एक बाबा जी के पास उनके चरणों में गिर गया और उसने कहा कि बाबा जी मुझे बचाइए, उस यक्षिनी से बचाइए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मैं भीख मांगता हूँ आपसे, मुझे उस चुड़ैल से बचाइए, वो मुझे खा जाएगी। वो बाबा जी तुरंत खड़े हुए और उन्होंने अपनी लाठी को पटकते हुए कहा कि चिंता मत करो बालक, अब तुम मेरी शरण में आ गए हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सब देख के यक्षिनी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई और उस बाबा ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से उसे दर्द होने लगा। यक्षिनी ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने शेखर को देखकर बोला कि दे दिया ना, धोखा दे दिया ना, इंसानों वाली फितरत दिखा देना। मैं अपनी दुनिया छोड़ के तुम पर भरोसा करके तुम्हारे गांव आई। पता है क्यों? प्यार करती थी तुमसे, तुम्हें देखा था ना अपने दोस्त को बचाने के लिए, कैसे एक अनजान डरावने जंगल में कैसे घुस आए। तुम्हारी अच्छाई को देखकर प्यार किया था तुमसे, लेकिन धोखा दे दिया तुमने, है ना? पता है कितना प्यार करती थी तुमसे। शेखर ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि उसे उस यक्षिनी की आंखों में शेखर को उस यक्षिनी की आंखों में एक अजीब सा दर्द और दुख दिखाई दे रहा था। और तभी शेखर को अपने दोस्त विक्रम की याद आई और उसने गुस्से में बोला कि प्यार, मेरे जूते के नीचे ऐसा प्यार, मेरे दोस्त की मुंडी काट के अपने हाथों में दिखा रही थी तुम मुझे। ऐसी लड़की से मैं प्यार करूंगा? तुम्हें सच में लगता है कि कोई इंसान ज़बरदस्ती किसी से प्यार कर सकता है? और तब, खासकर तब जब तुमने उसका सबसे अच्छा दोस्त छीन लिया हो। किस लिए प्यार करूं तुम्हें? मेरे दोस्त के सर काटने के लिए? इसलिए प्यार करूं? ये सब सुन के यक्षिनी की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने कहा कि मान लिया, तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा है, तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो। अपना दोस्त चाहिए ना तुम्हें, ये लो तुम्हारा दोस्त। ऐसा बोलते ही यक्षिनी ने एक चुटकी बजाई
और उसके चुटकी बजाते ही वहां पर विक्रम आ गया। ये सब देखकर शेखर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उसने उस यक्षिनी से कहा कि ये कैसा हो सकता है, तुमने तो उसे मार दिया था ना। जिसके जवाब में उस यक्षिनी ने कहा कि वो तो सिर्फ तुम मुझे कभी छोड़ के ना जाओ, इसलिए ताकि तुम मेरे साथ रहो हमेशा, इसलिए सिर्फ एक झूठा नाटक किया था। तुम्हारा पीछा छोड़ दो ना, ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, उससे ज्यादा कोई प्यार नहीं करेगा तुम, कोई भी नहीं। ऐसा बोलते ही वो यक्षिनी वहां से गायब हो गई और शेखर अपने दोस्त के पास भागता हुआ गया और उसने अपने दोस्त को जिंदा सलामत देखकर उसके गले लग गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। और विक्रम ने कहा कि अबे मैं यहाँ कैसे आ गया बे फिर से। शेखर को कुछ समझ नहीं आया और उसने कहा कि अबे भाई, तेरे को याद नहीं कि क्या हुआ था, टॉयलेट करने तू गया था उस जंगल में, उसके बाद तुझे कुछ याद नहीं क्या। जिसके जवाब में विक्रम ने कहा कि अबे याद है, मैं टॉयलेट करने के लिए गया था और पता नहीं, मैं एक झोपड़ी में कैद हो गया था। वहाँ एक लड़की थी, मुझे बहुत डर लगा उससे, लेकिन उसने बताया कि वो तुझसे प्यार करती है और उसने मुझे पता नहीं कहाँ भेजा था। उतनी मस्त जगह थी भाई, मैं रोज़ खाना खाता था मस्त मस्त, रोज़ पेट भर के एकदम दबा के खाता था भाई, मज़ा आ जाता था, इतना आराम था वहाँ पर। अरे यार, काम करने की ज़रूरत नहीं भाई, आराम से मखमल से बेड पे सोता था। बे यार, मेरे को वापस वही भेज, यहाँ नहीं रहना, यहाँ मच्छर काटते हैं यार, मैं नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सा गाँव है, हमें वापस भेजना, तेरी गर्लफ्रेंड को बोल। शेखर और विक्रम अपने घर चले गए और एक रात वो अपने छत पे बैठे हुए थे और उसी रात के बारे में बात कर रहे थे जब उनके साथ ये सब घटा। तो अचानक से शेखर बोलते बोलते चुप हो गया। विक्रम ने शेखर की शक्ल देखी और बोला कि बे कितनी खूबसूरत थी यार वो, तेरे को शर्म नहीं आई यार, तूने उसको ऐसे छोड़ दिया। जिसके जवाब में शेखर ने कहा कि अबे तेरे लिए छोड़ा, मुझे तो लगा उसने तेरी मुंडी काट के मार दिया तुझे। वैसे थी तो यार बहुत अच्छी, मुझे शुरू में तो बहुत गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर, लेकिन जब वो मंदिर के बाहर खड़े होके ऐसे रो रो के बोल रही थी ना, मेरे दिल की घंटी भी बज गई। लेकिन खैर वो चली गई यार, मेरी किस्मत में नहीं थी। जिसके जवाब में शेखर के कानों में एक आवाज आई, मैं तुम्हारी किस्मत में ही हूँ। शेखर ने पीछे मुड़ के देखा तो वही लड़की उनके पीछे खड़ी थी और शेखर ने हंसते हुए कहा कि पता था जाओगी नहीं मुझे कहीं छोड़कर, शादी करोगी मुझसे। जिसके जवाब में वो लड़की हंसने लगी और उसने हाँ में सर हिलाया। और फिर शेखर ने कहा कि अरे मेरा तो घर बस गया, चल किचन में ढेर सारे बर्तन पड़े हैं, उन्हें धो दे यार, जल्दी जल्दी। ये सुनते ही वो लड़की शेखर को घूरने लगी और घूरते घूरते ही हंसने लगी।